दोस्तों यूपी एलटी ग्रेड साइंस की जो भर्तियां पिछले 5 साल बाद अभी निकली हैं, उनके एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो गए हैं और आप सब लोग अभी लगे होंगे तैयारियों में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्लीट रोड मैप, बेस्ट बुक, रिसोर्सेज कहां से यूज करने हैं, कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, थ्योरी के लिए कौन सी बुक्स फॉलो करेंगे हम लोग, प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक्स फॉलो करनी है और पूरा कंप्लीट बेस्ट स्ट्रेटेजी। दोस्तों जो रोड मैप आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो बिल्कुल ही फुली रिसर्च है और इफेक्टिव रोड मैप बनाया है। ये रोड मैप फॉलो करके मेरे काफी सारे स्टूडेंट सिलेक्टेड हैं और जॉब कर रहे हैं। और ये रोड मैप मैं बता दूं आपको खाली साइंस स्पेसिफिकली केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। जो बच्चे केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा फंस जाते हैं, बेसिक समझ नहीं आता, स्टार्ट कहां से करना है, एंड कहां से करना है, प्रैक्टिस किस तरीके से होनी चाहिए, कंप्लीट रोड मैप है। स्ट्रेटेजी डिस्कस करने से पहले सबसे पहले समझते हैं कि सिलेबस क्या है और क्या क्या चैप्टर सिलेबस में है। इससे पहले एक बात मैं हाईलाइट करना चाहता हूं कि जो एग्जाम है एलटी ग्रेड साइंस का, ये बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है जैसे कि गेट और नेट एग्जाम आते हैं, उस लेवल का एग्जाम नहीं है। यहाँ आपका सिलेक्शन अगर होता है तो आपको 9th और 10th स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। जो उनका आप सिलेबस देखेंगे, एनसीईआरटी बुक्स अगर आप देखते हैं, यूपी बोर्ड की बुक्स देखेंगे तो उसमें बहुत ही मिनिमम और छोटी छोटी चीजें, बेसिक चीजें पूछी गई हैं। तो एग्जाम उस लेवल का ही आपसे पूछा जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप एकदम कोई आपसे गेट लेवल का कोई बहुत ज्यादा हाई क्लास क्वेश्चन पूछ लिया। तो आप सिलेबस देखेंगे, सिलेबस में बहुत बेसिक चीजें ही लिखी गई हैं, ठीक है। और एक चीज और बता दूं, जब भी आप बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में 3 पोर्शन होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो सिलेबस दिया है मैं सिलेबस आपको दिखा देता हूँ। ये जो सिलेबस आप देखेंगे, सिलेबस में तीनों ही पोर्शन है, ऑर्गेनिक, फिजिकल। पहला जो बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, तीसरा हो गया आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मोटा मोटा आप देखेंगे तो 3 ही सब पार्ट्स हैं केमिस्ट्री के। तो देखिए सिलेबस आप देखेंगे, सिलेबस में सबसे पहले लिखा हुआ है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक की बात हो रही है तो मतलब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही एक हिस्सा है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी और बेसिक चीजें जो केमिस्ट्री में पूछी जाती है, जैसे इलेक्ट्रोफाइल्स क्या है, अपने न्यूक्लियोफाइल्स क्या है, कार्बोकेटाइन कैसे बोलते हैं, इंटरमीडिएट, ये सारी चीजें आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़नी है, ठीक है। दूसरा, फिर इसके बाद आप देखेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट में भी स्पेसिफिकली बोला गया है कि आपको SN1, SN2 एंड E1 एंड A2 रिएक्शन ही पढ़नी है। इसमें आपको 2 तरह की चीजें पढ़नी है SN1 और E1 में, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एंड फ्री रेडिकल पढ़ना है आपको, न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट है वो पढ़ना है, और ऑर्थो पैरा मेटा वाला जो डायरेक्टिंग ग्रुप्स है उनके बारे में थोड़ा थोड़ा हमें डिस्कशन करना है। इसके बाद मैकेनिज्म है किसका, सबका मैकेनिज्म नहीं पढ़ना आपको खाली नेम रिएक्शंस का मैकेनिज्म पढ़ना है। नेम रिएक्शन वो जो सिलेबस में दी है, जैसे कि एल्डोल रिएक्शन है, इसका मैकेनिज्म पढ़ना है आपको, पर्किन रिएक्शन है, इसका पढ़ना है, कैनिजेरो है, बेंजोइन कंडेंसेशन है, विटिंग रिएक्शन है, रिमल्टिमल रिएक्शन है, हॉफमैन रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमाइड, नोवेनिकल रिएक्शन है, माइकल एडिशन है। इसमें आप देखेंगे ना रिएक्शन जितनी दिख रही है आपको, 80% रिएक्शन जो है आपको एनसीईआरटी बुक्स में ही मिल जाएगी, आपको कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। 80% 80 to 90% एनसीईआरटी बुक्स में रिएक्शंस दी हुई है। 11th और 12th की क्लास की किताब उठा के देखेंगे। उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में आपको खाली ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज का पढ़ना है, ठीक है, और इनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन। एनसीईआरटी बुक्स में ये भी अवेलेबल है। इस एनसीईआरटी बुक्स में तो बस खैर बहुत ज्यादा सिलेबस में चीजें दी गई हैं, तो आपको खाली ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज वाला पार्ट देखना है, उनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन और स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद पॉलीमर। पॉलीमर में 2 तरह के पॉलीमर से बात होती है हमेशा, नेचुरल और सिंथेटिक। तो नेचुरल में बोला इन्होंने स्टार्च का पढ़ना है, सेलुलोज का पढ़ना है आपको, रबर और सिल्क पढ़ना है। सिंथेटिक में पॉलीमर, नाइलॉन, प्राइलिन, पॉलीथीन, पीवीसी एंड टेफ्लॉन। ये भी एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है कंप्लीट एकदम। उसके बाद आइसोमेरिज्म है। आइसोमेरिज्म में आपको देखिए स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमर्स हैं, एनैंशियोमर्स, डाइस्टीरियोमर्स, आरएस कॉन्फ़िगरेशन एंड EZ नोमेनक्लेचर, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद देखेंगे आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी जब बात करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी 11 एंड 12th क्लास में बहुत कम सिलेबस में है। आपके ग्रेजुएशन सिलेबस में ये चीजें आती है, लेकिन वो भी आप देखेंगे 3rd ईयर में आपको मिलेगी, या फिर एमएससी के फर्स्ट सेमेस्टर है, फर्स्ट ईयर, उसमें आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी का मिलेगा। तो ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको कोई भी आप यूट्यूब पे जाके आप देखेंगे ना, यूट्यूब पे आप सर्च कीजिए, जैसे कि इसमें दिया हुआ वुडवर्ड फिजर रूल लिखा हुआ, तो आप यूट्यूब पे लिखिए वुडवर्ड फिजर रूल, ये सब लिखेंगे तो आपको पूरा का पूरा इसका कॉन्सेप्ट
यूट्यूब पे मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं। तो ये पूरा टॉपिक है, आप देख सकते हैं, डायरेक्ट टॉपिक के नाम यूट्यूब पे लिखिए, वीडियोज आएंगी, आप सर जो आपको अच्छी लगती है, समझ आती है, आप वो वीडियो समझ सकते हैं। और वुडवर्ड फिजर रूल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे हैं जो डायरेक्ट इस नाम से आए हुए हैं, मतलब आप डायरेक्ट बोला हुआ कि वुडवर्ड फिजर रूल है, कुछ स्ट्रक्चर दिए हुए हैं कंपाउंड्स के, इनका आपको लैम्डा मैक्स बताना है। तो ये थोड़ा सा ऐसा है कि आपको समझने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि इतना बेसिक टॉपिक नहीं है, तो आपको ये एनसीईआरटी में भी नहीं है, तो आपको यूट्यूब से ही पढ़ना है। उसके बाद देखिए, ये बात आ गई आपकी इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री की, एंड फिजिकल केमिस्ट्री। स्ट्रक्चर ऑफ एटम बहुत ही बेसिक, इसको हम इस चैप्टर को 9th क्लास में, 10th क्लास में, मतलब 7th 8th क्लास से स्टार्ट हो जाता है, उसमें फिर थोड़ा थोड़ा एडवांस लेवल एडिशन होता चला जाता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो आप पढ़ेंगे, तो इसमें बोहर्स मॉडल आपको पढ़ना है, क्वांटम नंबर्स जिसे हम बोलते हैं, क्वांटम नंबर्स है ना, ये 4 नंबर होते हैं क्वांटम से, आपको पूरे पूरे पढ़ने हैं। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरीज हैं, ये आपको पढ़नी है। फिर आती है बात पीरियोडिक टेबल की, पीरियोडिक टेबल आप पढ़ो, इसमें कुछ कुछ ट्रेंड्स हैं एटॉमिक के, आयनिक के, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। उसके बाद है आपका केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्डिंग जो है आयनिक, कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 4 टाइप के बॉन्ड्स आपको पढ़ना है, और शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ना है। इसमें भी बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे नहीं जाना है, बेसिक बेसिक चीजें जो 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी में दी है आपको उतना ही पढ़ना है। फिर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ये 12th क्लास का टॉपिक है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एनसीईआरटी में बहुत ही चीजें डिटेल में दी गई हैं, इसमें पूरा नहीं पढ़ना है, इसमें आपको खाली वर्नर थ्योरी पढ़नी है और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। उसके बाद कुछ बायोलॉजिकल कंपाउंड्स दे रखे हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, विटामिन B12, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। क्लोरोफिल, ये भी इसका ही पार्ट है। उसके बाद फिर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टॉपिक है। फिर रेडियो एक्टिविटी है, रेडियो एक्टिविटी भी थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि ग्रेजुएशन लेवल का ये टॉपिक है। इसमें आपको अल्फा डीके, बीटा एंड गामा डीके, हाफ लाइफ, ये सब चीजें आपको सिलेबस में दी हुई है। उसके बाद आप देखिए केमिकल काइनेटिक्स, ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपका इनऑर्गेनिक का टॉपिक था, ठीक है। पीरियोडिक टेबल भी इनऑर्गेनिक का है। थर्मोडायनामिक्स फिजिकल का है। थर्मोडायनामिक्स में देखिए फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और सीपी एंड सीवी के बीच में रिलेशन क्या है, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम भी टॉपिक और हैं जो आपके फिजिकल केमिस्ट्री के ही हैं, ठीक है। तो आपको क्या है कि बेसिक मोटा मोटा देखो, आप 11th 12th का ही सिलेबस है, खाली स्पेक्ट्रोस्कोपी भी 11th 12th क्लास में आती है, लेकिन थोड़ी सी कम आती है। वुडवर्ड फिजर रूल 11th 12th में नहीं है, वो आपको ग्रेजुएशन लेवल में मिलता है। तो मैक्सिमम टॉपिक आप देखो, आपको एनसीईआरटी से कवर हो सकते हैं, ठीक है। साथ साथ अगर आप एनसीईआरटी से थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप यूट्यूब से डायरेक्ट टॉपिक नेम सर्च कीजिए, आप सिलेबस डाउनलोड कीजिए, सिलेबस में जो जो टॉपिक्स लिखे वो डायरेक्ट लिखो, जैसे कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है, आप यूट्यूब पे लिखेंगे, टॉपिक आएगा, लेक्चर फीड हो जाएंगे, अब देखो कंप्लीट करो, ठीक है। तो ये आपको दे रखी है। अब बात करते हैं कंप्लीट रोड मैप की, पढ़ना कैसे है, कि मतलब अगर मैं पढ़ना स्टार्ट करूँ तो क्या क्या चीजें पहले स्टार्ट करनी है, कैसे एंड करनी है, और प्रैक्टिस का टाइम क्या रखना है। देखिए स्टार्ट करते हैं। ये आप जो देख रहे हैं मेरे हाथ में सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस जो मैंने अभी स्क्रीन पे आपको दिखाया है। इस सिलेबस में आप देखिए जो केमिस्ट्री का सिलेबस है, इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले अगर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं आप, तो सबसे पहला टॉपिक जो आपको स्टार्ट करना है वो होना चाहिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम। केमिस्ट्री जो है वो स्ट्रक्चर के बारे में ही है, हमेशा कि एटम क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, और सबसे बेसिक यूनिट एटम को माना गया है, और पूरी पूरी केमिस्ट्री ही स्टार्ट एटम से होती है। जब तक आपको एटम समझ में नहीं आएगा, आप केमिस्ट्री नहीं समझ सकते। रट्टे मार के भले आप हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस कर लो, लेकिन आपको अगर डीप में समझना है, कॉन्सेप्ट समझने हैं, तो आप कभी बिना एटम को समझे नहीं समझ सकते। तो पहला टॉपिक आपको होना चाहिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जैसे आप ये कंप्लीट करते हैं, सेकेंड आप स्टार्ट कर दीजिए पीरियोडिक टेबल। ये आपको एनसीईआरटी में बिल्कुल मिलेगा, ये भी एनसीईआरटी में मिलेगा, ठीक है। फिजिकल से स्टार्ट जैसे आप करेंगे, आपने ये पढ़ लिया, उसके बाद आप देखिए आप स्टार्ट कर सकते हैं इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग। कंप्लीट एनसीईआरटी, कहीं कुछ नहीं करना आपको। फोर्थ टॉपिक आपका आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जब आप केमिकल बॉन्डिंग में समझ लेंगे कि बॉन्डिंग क्या है,
बॉन्ड्स कितने टाइप के हैं, तो आपका कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड्स हैं वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। और आपको जब बॉन्ड्स की समझ हो जाएगी इस चैप्टर कंप्लीट करने के बाद, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो चैप्टर है आपका ये बहुत ही अच्छी समझ में आपको आएगा। तो चौथे नंबर पर आप करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। एनसीईआरटी से पढ़ना है आपको। उसके बाद आप कीजिए आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, एनसीईआरटी में आपको मिल सकते हैं सारे के सारे कंप्लीट चैप्टर्स एनसीईआरटी बुक्स में हैं। उसके बाद जब आप ये सब कंप्लीट कर लेते हैं फिर आप स्टार्ट कीजिएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे बोलते हैं जीओसी, ये मैं प्रेफर करूंगा कि आप यूट्यूब से ही देखें। जब आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसमें सारे के सारे जो इसमें इफेक्ट्स लिखे हैं, जैसे रेजोनेंस है, इंडक्टिव इफेक्ट है, कंजुगेशन है, और एप्लीकेशन की बात करें, सारी आपको एक सिंगल प्लेलिस्ट मिल जाएगी वाईटी की। उसमें आप टॉपिक वाइज जो सिलेबस में है एक टॉपिक चूज कीजिए, मार्क कीजिए और आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे ही आप जनरल ऑर्गेनिक्स खत्म करते हैं आपको अगला टॉपिक पढ़ना है रिएक्शन मैकेनिज्म। उसके बाद नेम रिएक्शन का मैकेनिज्म, नेम रिएक्शन, ये भी आप YouTube से कीजिए। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, आपका 11 टॉपिक था। सबसे लास्ट में आप स्टार्ट कीजिए रेडियो एक्टिविटी। इसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा नहीं है और आपको क्लास में ये पढ़ सकते हैं। ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलेंगी, आधी आपको एनसीईआरटी मिल जाएंगी और बाकी आधी आपको मिलेंगी वाईटी पे। कार्बोहाइड्रेट्स कंप्लीट आपको एनसीईआरटी से ही करना है, कहीं कुछ जरूरत नहीं है आपको सर्च करने की। अब देखिए बात करते हैं एनसीईआरटी और वाईटी की, हमने दो चीज़ों की बात करी है, लेकिन आपको बेसिक्स बहुत ज़्यादा समझ नहीं आता है, आपको चीज़ें नहीं पता, पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं, आपको केमिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो कुछ बुक्स हैं जो बहुत ही स्टैंडर्ड बुक्स हैं और जिसको बिल्कुल चीज़ें समझ नहीं आती वो उस बेसिक से स्टार्ट करेगा और बड़े आराम से आप एडवांस लेवल तक जा सकते हैं। तो बुक्स देखिए 3 बुक हैं जो बहुत ही स्टैंडर्ड और जानी मानी बुक है, जो बच्चे केमिस्ट्री पढ़ते हैं वो सबको पता है कि ये बुक्स कितनी ही इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर समझनी है, बेसिक से आपको कुछ नहीं आता है, तो आप ये ले सकते हैं पुरी शर्मा एंड कालिया। अमेजोन पे आपको वीडियो ये मिल जाएगी बुक, वहाँ से। अगर आप कोई बड़े शहर में रहते हैं, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, तो आप दुकान से भी डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। उसके बाद है फिजिकल केमिस्ट्री की पुरी शर्मा, ये 2 राइटर सेम ही है इसमें, लेकिन पठानिया ये है अपने पठानिया सर, ये है पुरी शर्मा एंड पठानिया, ये आपकी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए है। थर्ड एंड इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको पढ़नी है, तो आपको पास है जगदम्बा सी। 3 बुक हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन बुक्स में क्या है, एक प्रॉब्लम ये आएगी आपको, इन बुक्स में बहुत ज्यादा चीजें दी हुई है, मतलब बेसिक्स लेके एडवांस तक, क्योंकि ये बुक्स कुछ बच्चे जो नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर पीजीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लोग भी ये बुक प्रेफर कर रहे होंगे। तो आपको क्या करना है, जब भी आप इस बुक को रेफर कर रहे हो, पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले जो सिलेबस आपको स्क्रीन पे दिखाया है मैंने, आप डाउनलोड भी कर लेना वो सिलेबस वेबसाइट से, सिलेबस से मैच करके ही पढ़ना। जो जो चीजें सिलेबस में दी हैं कि मेरे को रेजोनेंस दिया तो आप रेजोनेंस पढ़ें, टॉपिक सर्च करो, रेजोनेंस देखा, पढ़ लिया, कंप्लीट। पूरा नहीं पढ़ जाना, क्योंकि इन बुक्स में एंडलेस चीजें दे रखी हैं जो बहुत ही हायर एग्जाम्स में आती हैं, एलडी ग्रेड में वो नहीं पूछी जाएंगी। ठीक है, तीनों की तीनों बुक अमेजोन पे है, ये बुक भी है, ये बुक भी अमेजोन पे है। जब आप ये तीनों बुक कंप्लीट कर लेते हैं, एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, प्रैक्टिस के लिए जब बात आती है कि प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, सबसे पहले आप थ्योरी पढ़िए।
शॉर्ट नोट्स बनाइए, तब भी जब भी आप रिवीजन करो तो दोबारा से बुक्स पढ़ने की नीड ना पड़े या फिर लेक्चर्स देखने की नीड ना पड़े, आप डायरेक्ट नोट्स खोलो और शॉर्ट नोट्स एक चैप्टर 2 पेज में 3 पेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर बात आती है प्रैक्टिस की। ये प्रैक्टिस के लिए बुक है आपकी यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है ये, और ये बुक बेस्ट सेलर है अमेजोन पे। इसमें आप देखो एलटी ग्रेड के लिए बेस्ट बुक है ये, और 4713 जो क्वेश्चन है केमिस्ट्री के ही बस इसमें दिए हुए हैं सॉल्व, और 46 सॉल्व पेपर है इसमें विद आंसर की एंड एक्सप्लेनेशन। तो पहले आप थ्योरी पढ़िए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसके बाद ये बुक आप परचेज कीजिए और दबा के प्रैक्टिस कीजिए। अगर ये तीनों स्ट्रेटेजी टाइम से, स्पीड से, एक्यूरेसी के साथ आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। ये बुक्स और स्ट्रेटेजी आपको प्री और मेंस दोनों में हेल्प करेगी, क्योंकि आप खाली जब प्रैक्टिस करते हैं, नोट्स बनाते हैं, पढ़ते हैं, तो खाली आप एमसीक्यू के लिए तैयार नहीं कर रहे हो, आप मेंस के लिए भी तैयारी कर रहे हो। मेंस क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर है तो आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, आने चाहिए, तभी आप लिख पाओगे। अदरवाइज आप खाली रट्टे मारोगे, ए सही है, बी मार्क कर दिया, सी मार्क कर दिया, विदाउट कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आप प्री क्वालिफाई कर भी लें लेकिन मेंस में आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी मैंने बनाई है एलटी ग्रेड के लिए, और आप ये फॉलो कीजिए, आपका सिलेक्शन 100% होगा। थैंक यू।